हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आज मैं बैंक के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसी बात बताऊंगा। क्योंकि बैंक एक हार्ट है इकोनॉमिक के लिए। कोई किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बैंक बहुत बड़ा काम करती है। और क्या क्या काम करती है और कैसे काम करती है मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे मेरा उत्साह बढ़ा रहे और मैं आपको ऐसी बैंक के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँगा। हाँ मित्र। What is a bank? A bank is a financial institution licensed to receive deposit, provide loans, and bank may also differ financial service such as wealth management, currency exchange, and safe deposit box. बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको डिपॉजिट आपके पास से लेती है और लोन्स देती है कस्टमर्स को। और वो लोगों का फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करती है अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन तो। और बैंक को मैं हार्ट ऑफ इकोनॉमिक बोलता हूँ, क्योंकि किसी भी कंट्री का इकोनॉमी चलाने के लिए बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो देखने जाए तो बहुत बढ़िया काम करती है बैंक। अगर देखो, बैंक के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ बैंक, जो बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक है वो सारी बैंक को कंट्रोल करती है। कंट्रोलिंग बॉडी है वो रिजर्व बैंक है। और अगर कोई भी तकलीफ आती है तो बैंक आरबीआई उसको नोटिस देती है। और कभी भी कोई दिक्कत आए और कोई रूल्स फॉलो ना करे तो आरबीआई को पेनल्टी भी देनी पड़ती है बैंक को। तो ये कॉमर्शियल बैंक है, उसका क्लासिफिकेशन है कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक और आरआरबी। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है वगैरह जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी है और आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह जो एक्सिस बैंक वगैरह है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में आती है। और बैंक का फंक्शन है ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन प्रोवाइड करती है, मनी ट्रांसफ़र सर्विस। अब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाओ तो मनी ट्रांसफ़र का काम भी बैंक करती है। और अगर एक को दूसरे को पेमेंट देना है तो वो भी करती है। इन्वेस्टमेंट एंड सेफ कीपिंग, फॉरेन एक्सचेंज एंड सर्विस। और आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो बैंक उसके लिए भी सर्विस प्रोवाइड करती है। और आपकी मनी सेफ करती है बैंक। अगर सोचो अपने पास बैंक नहीं होता, अपने पास ज़्यादातर कैश में ही व्यवहार होता तो क्या हालत होती है आज। और बैंक अपने को लॉकर देती है गोल्ड के लिए भी। और बैंक ये सब चीज़ अपना मनी सेफ करती है। जो भी कोई पैसे आप बैंक में रख लो, बैंक फिर उसका कोई वो नहीं है, बहुत सेफ है बैंक में पैसे। और बैंक का फंक्शन है, देखो अभी 90 तक डिपॉजिट है लेती है, लोन्स है 85% तक लोन देती है। पेमेंट ट्रांसफ़र फंक्शन है वो 65 या 70% के आसपास है। फिर 60% है इन्वेस्टमेंट है। और 45 से 50% जितना फॉरेक्स है उसमें। ये बैंक का फंक्शन है, इतने फंक्शन पे ज़्यादातर काम करती है। ये टाइप ऑफ बैंक डिस्ट्रीब्यूशन है, बैंकिंग का अपने डिस्ट्रीब्यूशन है। जो कॉमर्शियल बैंक है वो 50% है और सेंट्रल बैंक है 20% डिस्ट्रीब्यूशन रखती है। कोऑपरेटिव बैंक है 50% और डेवलपमेंट बैंकिंग है वो 50% है। ये टाइप ऑफ अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट है वो इंडिविजुअल लोग ओपन कर सकते हैं और करंट अकाउंट है वो कॉरपोरेट या तो अपने बिजनेस के लिए ओपन होता है। और फिक्स डिपॉजिट हर कोई आदमी अकाउंट ओपन कर सकता है और उसमें डिपॉजिट रखता है। और रिकरिंग डिपॉजिट भी कोई भी आदमी रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खुलवा सकता है। अब ये डिफरेंट है। रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स आप हर महीने उसमें कुछ ना कुछ पेमेंट डिपॉजिट करते जाओ और उसका इनकम इंटरेस्ट के साथ उसमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फिक्स डिपॉजिट में आप एक ही बार अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो और उसके बाद वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक का आप फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं।
और NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो इंडियन यहाँ पे है, इंडियन लोग हैं वो रहते या नहीं है लेकिन वो है UK है, अमेरिका है, कनाडा में है, वो लोग भी अपने यहाँ बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग स्कीम होती है, PPF वगैरह, वो अकाउंट्स है। जॉइंट अकाउंट, दो आदमी का जॉइंट अकाउंट होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, और बिजनेस पार्टनर का अकाउंट भी होता है। कॉरपोरेट अकाउंट, जो कंपनियां होती है वो कॉरपोरेट अकाउंट खुलवाती है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, अदानी है, ये सब का जो बैंक अकाउंट होता है वो जैसे ही कंपनी, छोटी मोटी कंपनी है, वो कॉरपोरेट अकाउंट में होता है। सैलरी अकाउंट, जो हम सब जो नौकरियात वर्ग है बोलते हैं, जो जॉब करते हैं, चाहे सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, उसका जो अकाउंट होता है हर महीने उसमें सैलरी क्रेडिट होता है, वो उसको बोलते हैं सैलरी अकाउंट। फिर स्टूडेंट अकाउंट, जो स्टूडेंट है वो तो स्टूडेंट अकाउंट, उसका जो अकाउंट खुलता है वो स्टूडेंट अकाउंट होता है। और माइनर अकाउंट, जो 18 साल के नीचे है और उसके साथ गार्डियंस होता है, मदर और फादर, लेकिन वो अभी स्टूडेंट नहीं है, तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन वो 18 साल के अंदर है, वो माइनर अकाउंट्स में आता है। ये टाइप्स ऑफ लोन, कितने प्रकार की लोन देते हैं, लोन कैसे होता है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं, फिलअप करना पड़ता है, फिर सिबिल स्कोर चेक करना पड़ता है, फिर उसके बाद सबमिटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद लोन अप्रूव हो जाती है, और लोन अप्रूव होने के बाद सैंक्शन होती है, और सैंक्शन होने के बाद आपको डिसबर्समेंट मिलता है। और ये देखो लोन कितने प्रकार की लोन देती है बैंक। एक पर्सनल लोन देती है, बिजनेस लोन देती है, एजुकेशन लोन देती है, गोल्ड लोन देती है, एग्रीकल्चर लोन, होम लोन, कैश क्रेडिट, वो क्रेडिट मिलता है आपको 4 साल का, 5 साल का, 2 साल का, और उसको हर 45 डेज में पेमेंट करना पड़ता है, वरना ओवरड्राफ्ट देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं, लोन अगेंस्ट FD, लोन अगेंस्ट शेयर और म्यूचुअल फंड, इतने सारे लोन देती है बैंक। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी होता है, अपना शॉप है या कोई भी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट पे भी लोन देते हैं, और अपना जो बिजनेस है वो बिजनेस लोन भी देती है। तो इतने सारे लोन भी बैंक आपको देती है। ये किस बेस बैंक काम करते हैं, KYC बेस होता है। पहले तो KYC बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द KYC? KYC मीन्स नो योर कस्टमर। उसमें क्या क्या देखा जाता है, पहले नेम देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, उसका सिग्नेचर देखा जाता है, आधार कार्ड, पान कार्ड देखा जाता है, एड्रेस देखा जाता है, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सब KYC में आता है। देखो ये इंपॉर्टेंट थिंग है KYC के लिए। ये नाम है, मेरा ही नाम लिखा है मैंने, नेम एज पर आधार कार्ड, मेरा नाम एज पर आधार कार्ड राजभाई मुरुभाई गोडानिया, एज पर पान कार्ड राजभाई M गोडानिया, और नेम एज पर लाइट बिल गोडानिया राज मुरुभाई। अभी देखने जाए तो ये नाम एक ही है, मेरा ही नाम है, लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। फिर ये थोड़ा मैं बोलता हूँ गलत चीज़ है, आपको हर एक डॉक्यूमेंट में आपका नाम सही होना चाहिए, ये अनिवार्य है, कभी भी कोई क्वेरी ना आवे, और वो इजी प्रोसेस होता है। अकाउंट ओपनिंग है, लोन लेना है, कहीं पे भी जाओ आप, ये अगर आपके एज पर आधार कार्ड में राजभाई मुरुभाई गोडानिया होता है, एज पर पान कार्ड में भी राजभाई मुरुभाई गोडानिया होगा, एज पर लाइट बिल, हर एक डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ एग्जांपल दिया है, गोडानिया जो भी है नाम अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए हर चीज़ में। अगर नहीं है तो आप जाके वो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो डॉक्यूमेंट नाम चेंज करवा सकते हैं। आधार कार्ड में इजीली होता है, पान कार्ड में इजीली नहीं होता है, नेम लाइट बिल में भी इजीली होता है। तो अपने अभी आज ये कॉलेज का, अभी स्कूल का, अभी जो नया स्कूल आज से शुरू हुआ है ये साल से, तो एक वो आया है परिपत्र है कि भाई नेम पहले रहेगा, मिडल नेम पापा का नाम रहेगा और लास्ट में सरनेम रहेगा। तो ये मेरा जो आधार कार्ड का नाम है राजभाई मुरुभाई गोडानिया, तो स्कूल में भी जो लिविंग सर्टी में यही नाम आएगा, और जो बच्चा अपने बच्चे हैं तो उसके जो आधार कार्ड वगैरह है उसमें यही डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, यही नेम होना अनिवार्य है। तो अभी से कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन पूरा ध्यान रखना है कि यही डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट में KYC में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में कौन से डॉक्यूमेंट होता है वो ध्यान रखना है। पहले अभी पान कार्ड और आधार कार्ड बहुत इनफ है, दो ही चीज़ ज़्यादातर चलता है, लेकिन उसमें नाम में या कहीं पर भी एड्रेस में मिसमैच होता है तो ज़्यादा दूसरे
चीज़ मांगते हैं, वरना आधार कार्ड पैन कार्ड इनफ है। तो ये पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और नरेगा जॉब कार्ड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आधार कार्ड और पैन कार्ड इम्पोर्टेंट है। फिर एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, बैंक स्टेटमेंट, लैंडलाइन बिल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और रजिस्टर लीज रेंट एग्रीमेंट। अगर कहीं पे भी आपका ऑफिस एड्रेस जो एड्रेस में दिया गया है ऑफिस है या रेसिडेंस है तो वो रेंट पे रहते हैं तो उसमें रेंट एग्रीमेंट देना अनिवार्य है। और देखो ये गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो यूटिलिटी बिल बोलते हैं और उसको ये आप स्टेबिलिटी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। कभी लोन लेने जाते हैं तो बैंक के जो ऑफिसर्स है वो स्टेबिलिटी आपका देखती है बैंक वगैरह, तो ये चीज़ ज़रूरी है। यूटिलिटी बिल, बाकी एड्रेस आधार कार्ड में भी होता है, चलता है, सेम है, लेकिन यूटिलिटी बिल ज़्यादातर मांगते हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं उसको स्टेबिलिटी प्रूफ या कहीं पे भी कुछ दिक्कत है तो इसीलिए मांगते हैं। तो आप ये डॉक्यूमेंट आप नोट कर लीजिए, यही डॉक्यूमेंट, और यही डॉक्यूमेंट सबके पास होता है, ऐसा नहीं। लाइट बिल सबके पास होता है, बिल गैस बिल होता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी होता है, लैंडलाइन बिल अभी नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादातर होता है, लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता। अभी देखो ये बैंक, मैं क्यों बोलता हूँ कि बैंक है इकोनॉमिक, हार्ट ऑफ इकोनॉमिक। बैंक अपना टाइम कितना टाइम बचाती है। मैं कभी भी कहीं पे भी बैंक में लाइन पर भी नहीं खड़ा रहा हूँ, और कहीं पेमेंट, लाइट बिल पेमेंट करना है तो मेरे मोबाइल से हो जाता है, अगर गैस बिल पेमेंट करना है तो मोबाइल से हो जाता है, कहीं भी पेमेंट जाओ आप शॉप पे तो भी QR कोड स्कैन करके हो जाता है। अगर यहाँ से मेरे को पैसा भेजना है मेरा गाँव तो भी मैं मोबाइल से मेरे भाई के नंबर पर मोबाइल पे पेमेंट कर देता हूँ, चला जाता है। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी पेमेंट करना है अपन घर बैठे कर सकते हैं। तो उसमें इंटरनेट बैंकिंग है, डायरेक्ट डेबिट है, अपना लोन है तो लोन का डायरेक्ट डेबिट जो अपन ACH बोलते हैं, ECS या ACH ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस पे होता है। फिर कैश पेमेंट होता है, कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट होता है, ई कैश पेमेंट होता है, चेक, ई चेक होता है, स्मार्ट कार्ड होता है, मोबाइल से वॉलेट जैसे पेटीएम है वगैरह, UPI पेमेंट है, बायोमेट्रिक पेमेंट है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, स्टोर वैल्यू कार्ड जो बजाज है वो अपने को देते हैं, कोई भी फ्रिज लेना है, कुछ भी लेना है तो वो थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा, लेकिन आपको ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बैंक कितना यूज़फुल है आज के दिन पे, और घर बैठे सब कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन बंद कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप से पैसा किसी को देना है तो अपन दे सकते हैं, RTGS करना है, IMPS करना है, जो भी कुछ करना है अपन बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पेमेंट करना है, कहीं लाइन पर खड़े रहना ज़रूरी नहीं है, घर से सब कुछ होता है। मैं कभी भी, दूसरी बार बोल रहा हूँ, मैं कभी भी बैंक में नहीं गया हूँ, लाइन पर नहीं खड़ा हूँ, मेरे मोबाइल से हर चीज मैं कर सकता हूं। यह डिफरेंट है NEFT, RTGS और IMPS। NEFT होता है 2 लाख के नीचे होता है, उसका मैक्स जो भी हो वो NEFT में चला जाता है। 2 लाख और 2 लाख के ऊपर का है वो RTGS होता है, किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसका कोई चार्ज बैंक लेती नहीं है। NEFT का भी चार्ज नहीं लेती है और RTGS का भी चार्ज नहीं होता है, ये ऑनलाइन हो जाता है, और वो बैंक जाके भी NEFT, RTGS आप कर सकते हो। IMPS है वो मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, मिनिमम 1 रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख तक आप कर सकते हो और उसमें चार्जेस लगता है। मेरे से एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, सब में मेरा अकाउंट है, मेरे से कोई चार्ज नहीं लगता, क्योंकि मैं रेगुलर पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ और वो होता है तो बैंक सर्विस देते हैं, तो उस हिसाब से है वो अलग अलग बैंक अलग अलग कस्टमर को देते हैं सर्विस। और ये दूसरा है सिबिल क्लैरिफिकेशन। तो सिबिल इम्पोर्टेंट चीज़ है लोन के लिए। अगर आपको कहीं लोन लेना है तो आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए। अगर सिबिल अच्छा है तो कम ब्याज पे भी लोन मिलता है। ये पुअर, अगर आपको स्कोर 550 से नीचे है, 300 के नीचे तो होता नहीं, 550 के नीचे तो ये आपका सिबिल स्कोर पुअर है। 550 से 650 है तो आपका एवरेज है, ये भी लोन मिलने में कठिनाई है। अगर आपका 650 और 750 के बीच में है तो गुड है, तो आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाता है, चांस है। और एक्सेलेंट 750 के 900 के बीच में अगर आपका स्कोर होता है तो वो एक्सेलेंट कैटेगरी में आता है और आपको लोन मिल ही जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा लोन मिलने में, अगर आप दूसरी चीज़ों में एलिजिबल है तो।
ये मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि बैंक है हार्ट ऑफ इकोनॉमिक है, क्योंकि ये बैंक देखो, आप देखोगे तो गवर्नमेंट बैंक की ब्रांचेस है पूरे इंडिया में 47,363 और प्राइवेट बैंक की ब्रांचेस है 87,741। टोटल 1,35,104 ब्रांचेस है और उसमें वो रेंट देती है 1,351 करोड़ 4 लाख टोटल ये देती है। और प्राइवेट बैंक है वो 877 करोड़ 41 लाख और जो गवर्नमेंट बैंक है वो 473 करोड़ 63 लाख ये हर महीने रेंट देती है। 1351 करोड़ 40 लाख रुपए का लोन देती है, सॉरी रेंट देती है। जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको रेंट देती है हर महीने, सब सारी बैंक है, तो वो इकोनॉमिक में बड़ा रोल प्ले करती है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट दिया है बैंक ने, गवर्नमेंट बैंक का जो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आप देख लेना, 8,17,603 और प्राइवेट बैंक में एम्प्लॉय की जो टोटल एम्प्लॉय की जो गिनती है वो 10,45,199, तो टोटल 19,15,722 एम्प्लॉय काम करते हैं बैंक में। और ये उसको जो हर महीने बैंक सैलरी देती है, एवरेज सैलरी मैंने काउंट किया है वो मैं बताता हूँ, 6,1876.85, तो ये 6,876 करोड़ 28 लाख 50 हज़ार हर महीने सैलरी एम्प्लॉयज़ को देती है। ये आप देखने जाओ तो एवरेज रेंट लिखा है, ब्रांच बड़ी बड़ी ब्रांच होती है प्राइवेट में, और ये ब्रांचेस है देखो, HDFC का ज़्यादा है 9,962, ICICI का 6,670, हर महीने 1 लाख का एवरेज रेंट देती है। ये मैंने मिनिमम एवरेज निकाला है और उसका एम्प्लॉय को इतना सैलरी, एवरेज एक एम्प्लॉय को हर मंथ 30,000 का सैलरी देती है। तो ये मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन किया है, कम से कम उससे ज़्यादा निकलेगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, ज़्यादा निकलेगा। और ये गवर्नमेंट का जो है वो गवर्नमेंट का डिटेल दिया हो, अभी आप देख सकते हो कितना सारा इकोनॉमिक में। अभी तो मैंने सिर्फ एम्प्लॉय और जो ब्रांचेस का रेंट देते हैं उसके बारे में बताया। बैंक लोन देती है और अपना पैसे का जो सेव करते हैं, उसके सिवा ये चीज़ करती है। और ATM का जो अभी मैंने रेंट कैलकुलेशन नहीं किया, अगर ATM का कैलकुलेशन करने जाओ तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बैंक इंडिया की इकोनॉमी में। और लोग को इतना सारा अच्छी तरह से लोन देती है, और लोगों को मैं एक अपील करता हूं कि बैंक का लोन हर टाइम पे चुका देना चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूं अगर आपका कोई फाइनेंशियल है तो वो टाइम देती है बैंक, तो बैंक से आप मत भागे, क्योंकि बाहर से आप पैसा लाओगे तो वो पार्टी से आपको होगा कि आपको कुछ ना कुछ परेशानी होगी, लेकिन बैंक किसी को परेशान नहीं करती। प्रेम से बैंक लोन देती है और प्रेम से आपको रिकवर करती है। या तो अगर नहीं है तो आप वो लीगल में जाती है। आगे कुछ लीगल के बारे में या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपके लिए बढ़िया सा वीडियो लेके आऊँगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।